ह्यूमिडिटी, जो जलवाष्प है यानी वातावरण के अंदर विद्यमान जलवाष्प को हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। मात्रा के अनुसार इसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। वायुमंडल के अंदर जो आर्द्रता है उसके 3 मुख्य रूप इस प्रकार से हैं। नंबर 1 निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सेकंड वन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता। और थर्ड वन है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी विशिष्ट आर्द्रता। सबसे पहले अध्ययन करेंगे निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब है कि वायुमंडल के अंदर विद्यमान जलवाष्प की वास्तविक मात्रा यानी किसी दिए गए निश्चित ताप पर वायुमंडल के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है। जैसे मान लीजिए जिस समय हम अध्ययन कर रहे हैं इस समय वायुमंडल के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, कितने जलवाष्प हैं, ये वहाँ की निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एट ए स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इसे हम ग्राम प्रति घन मीटर यानी हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प के वजन को, उसके भार को हम ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के अंदर मेजरमेंट इसकी करते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है। शुष्क क्षेत्रों में अलग होगी, आर्द्र क्षेत्रों में अलग होगी। किसी दिए गए तापमान पर वायु के अंदर किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर उसी वायु के अंदर और कितने अधिक जलवाष्प आ सकते हैं, यह क्षमता या कैपेसिटी सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। निरपेक्ष आर्द्रता क्या थी कि किसी दिए गए तापमान पर वायु में कितने जलवाष्प थे, ये निरपेक्ष आर्द्रता है। यानी पहले से ही वायु में कितने जलवाष्प हैं, ये निरपेक्ष आर्द्रता है। और वही वायु उसी तापमान पर और कितने जलवाष्प धारण कर सकती है, ये उसकी सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक होती है और महासागरों के ऊपर सापेक्ष आर्द्रता सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि महासागरों पर जलवाष्प के सोर्स पानी है, सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो जलवाष्प उसमें और अधिक धारण हो जाएंगे। सतह पर चूंकि नमी की कमी होती है इसलिए यहाँ पर यह कम होती है। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो मॉइस्चर की और कितनी कैपेसिटी वायु के अंदर भरी जा सकती है वो है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये पूर्ण रूप से वायु के तापमान पर निर्भर करती है। यदि वायु का तापमान बढ़ जाएगा तो वायु और अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है। यानी जब वायु का टेम्परेचर ज़्यादा ऊंचा होगा, वायु गर्म होगी तो वो ज़्यादा जलवाष्प शोषण करेगी। और जब वायु का तापमान कम होगा तो उसकी जलवाष्प को अवशोषित करने की कैपेसिटी भी घट जाएगी। इस प्रकार से सीधी बात है कि जब तापमान गिरेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, कैपेसिटी वायु के अंदर जलवाष्प को धारण करने की घट जाएगी। और तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता ग्रहण करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। जैसा आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, यदि 30 डिग्री सेल्सियस है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 28% के आसपास है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 52% के आसपास हो सकती है। इसी प्रकार से 10 डिग्री सेल्सियस है तो ये 100% है। यानी टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन आया तो परसेंटेज अमाउंट वायु में बढ़ गई, यानी उसमें कैपेसिटी घट गई क्योंकि वो और जलवाष्प धारण नहीं कर सकती। जैसे जैसे इधर आप देखिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वायु के अंदर जलवाष्प धारण करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरा तो वायु जलवाष्प से भरती जा रही है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का आपस में कोरिलेशन है। एक निश्चित तापमान पर जब वायु पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाए, यानी वो पूर्ण रूप से भर जाए जलवाष्प से, तो ऐसी स्थिति को हम संतृप्त आर्द्रता कहते हैं।
यानी वायु अब और अधिक जलवाष्प नहीं धारण कर सकती। इस स्थिति में वायु और जलवाष्प को अब्जॉर्ब करने में, उसको अपने अंदर समाहित करने में असक्षम हो जाती, वो पूर्ण रूप से भर जाती है। और हवा के इस तापमान पर जहाँ वायु पूरी तरह से नमी से भर जाती है, उस जहाँ वायु में संतृप्तता आ जाती है, यानी जलवाष्प धारण करने की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है, इस स्थिति को ड्यू पॉइंट यानी ओसांक कहते हैं। यानी ओसांक दो शब्दों से मिलकर बना है, ओस प्लस अंक, यानी तापमान का वह बिंदु जहां पर वायु पूर्ण रूप से जलवाष्प से भर जाती है और ओस गिरना प्रारंभ हो जाती है। ओस आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग पेड़ पौधों की पत्तियों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें, गाड़ी के शीशों पर आपने छोटी छोटी बूंदों को देखा होगा, तो वो सारा रात के जो वातावरण के अंदर टेम्परेचर डाउन आने से जो संतृप्तता आ जाती है, तो वायु के अंदर विद्यमान जलवाष्प पेड़ पौधों की पत्तियों पर या आर्द्र स्थानों पर जल की बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। इसे ड्यू या ड्यू पॉइंट कहते हैं। और ऐसा टूल जिसके द्वारा हम वायुमंडल के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है जल किसी मिट्टी के अंदर या वायु में या किसी स्पेसिफिक स्थान पर वायु के अंदर मौजूद नमी को, वाटर वेपर्स को मापने की कैपेसिटी को जिस टूल के द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं उसे हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये आप मीटर देख पा रहे हैं, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। नेक्स्ट आता है वाष्पीकरण और संघनन, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। एवापोरेशन का मतलब होता है कि जब सूर्य की किरणें धरातल पर या जल पर गिरती हैं तो तापमान इंक्रीज होता है। तापमान इंक्रीज होने से जल वाष्प के रूप में कन्वर्ट होकर वायुमंडल के अंदर जाता रहता है। तो वाष्प बनने की प्रक्रिया यानी जल की द्रव से गैस अवस्था में बदलने की प्रोसेस को वाष्पीकरण या एवापोरेशन कहते हैं। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एवापोरेशन कहलाता है। इसके विपरीत जल का वाष्प से संघनित होना यानी जल वाष्पों का संघनित हो जाना कंडेंसेशन कहलाता है। जब जल वाष्प बहुत अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं वातावरण के अंदर तो वहां तापमान गिर जाता है और तापमान कम होने से जल वाष्प एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं, बादलों का निर्माण होता है। तो वाटर वेपर्स जब एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं तो इस कंडीशन को कंडेंसेशन कहते हैं। वायुमंडल के अंदर जो वाष्पीकरण है और कंडेंसेशन है, इन दोनों की मात्रा मौसम और ऋतु के अनुसार चेंज हो जाती है, यानी टेम्परेचर के अनुसार ये सिचुएशन कम या ज़्यादा होती रहती है। और जब जल वाष्पीकृत होता है तो उसके अंदर गर्मी समाहित हो जाती है, यानी जब सूर्य का प्रकाश पानी पर गिरा, पानी वाष्प के रूप में कन्वर्ट हुआ तो जो गर्मी है वो वाष्प के अंदर भर जाती है, जिसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं। और यह लेटेंट हीट जब अधिक ऊंचाई पर जलवाष्प दोबारा से संघनित होते हैं, बादल बनते हैं, तो वहाँ पर यह गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है। यानी जहाँ से जल का वाष्प में बदल रहा है, बन रहा है, तो वहाँ पर गुप्त ऊष्मा वाष्प के अंदर भर जाती है। और जहाँ बादलों के अंदर वाष्प संघनित होते हैं, बूंदों के रूप में कन्वर्ट होकर वर्षा के रूप में बरसते हैं, तो वहाँ पर यह ऊष्मा रिलीज होती है। इसी ऊष्मा के कारण बादलों के अंदर गर्जना, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लैश का उत्पन्न होना जैसी घटनाएं होती हैं। आपने बारिश के दौरान बादलों की गर्जना, कड़क, चमक आदि देखा होगा, तो वो सारा जो प्रोसेस है वो लेटेंट हीट के कारण से ही होता है। नेक्स्ट आता है कि जो वाष्पीकरण और संघनन है या जल वाष्प को धारण करने की वायु की कैपेसिटी है, वो तापमान की
जो वायु का तापमान है, वायु का टेम्परेचर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ हवा की गति, जब हवा तेज गति से चलती है तो उसमें घर्षण होता है और घर्षण होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जब वायु स्लो गति से चलती है, धीमी चलती है, तो उसके अंदर घर्षण कम होता है। तो इस कारण से भी जो वायु के अंदर जलवाष्प धारण करने की कैपेसिटी है, संतृप्तता है, वो चेंज होती है। यानी तेज गति से चलने वाली वायु अधिक जलवाष्प धारण करेगी और स्लो गति से चलने वाली वायु कम जलवाष्प को धारण करेगी। जितनी तेज गति से वायु चलेगी, वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जब तेज गति से हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन कपड़ों को छूने वाली तेज गर्म हवाएं अपने अंदर जलवाष्प को जल्दी से सोख ले जाती हैं। जबकि जब धीमी गति से हवाएं चलती हैं तो कपड़े देर से सूखते हैं। उसके पीछे मूल कारण जलवाष्प को धारण करने की कैपेसिटी है। नेक्स्ट अपना है कंडेंसेशन, यानी वाष्प का पुनः जल के रूप में बदल जाना। और जब कंडेंसेशन होता है तो ऊष्मा का ह्रास होता है और जब ठंडी हवाएं नमी युक्त होती हैं तो वो और अधिक जलवाष्प नहीं धारण कर सकती, क्योंकि वायु के अंदर पहले से ही जलवाष्प मौजूद है। यानी इसको आप उदाहरण के रूप में लें, आपके पास एक सूखा रुमाल हो और एक गीला रुमाल हो, तो सूखे रुमाल से अगर आप पानी को सोखना चाहेंगे तो वो सोख लेगा अपने अंदर, लेकिन ऑलरेडी गीला है कपड़ा तो आप उससे नमी और अधिक नहीं ले सकते, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी पहले से ही पूरी किए हुए हैं। तो इसी प्रकार से जब वायु के अंदर पहले से ही नमी मौजूद हो तो वो और अधिक जलवाष्प को नहीं धारण कर पाती। जबकि जब वायु का तापमान बढ़ा दें तो वायु के अंदर जलवाष्प धारण करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और इस संघनन के दौरान जब जलवाष्प द्रव से संघनित होते हैं तो वो सीधे ठोस रूप में भी कभी कभी परिवर्तित होने लगते हैं। ऐसी स्थिति को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहा जाता है। यानी जब वो द्रव की बजाय सीधे ठोस रूप में जैसे ओलों के रूप में गिर जाते हैं तो कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है। और जब वायु के अंदर जो जलवाष्प हैं वो संघनित होना शुरू करते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई ठोस कण केंद्रक की भूमिका निभाते हैं। जैसे वायु के अंदर बहुत सारे धूल कण, धुएं के कण, ज्वालामुखी की राख, उल्का पिंडों से जलने के बाद वायुमंडल के अंदर तैरने वाली राख, तो इस प्रकार के जो कण होते हैं वो संघनन केंद्र यानी कंडेंसेशन न्यूक्लियस का रूप धारण करते हैं, या वो आर्द्रता ग्राही कण होते हैं जिसके ऊपर जलवाष्प एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। इसको हाइड्रोस्पोनिक न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये जो संघनन केंद्रक होते हैं ये बहुत अच्छे जल को शोषण करने वाले केंद्र होते हैं, यानी इनके ऊपर जल जल्दी से संघनित होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि जो संघनन है वो ठंडा होने की मात्रा हवा के आयतन, तापमान, दबाव और आर्द्रता पर निर्भर करता है। यानी कंडेंसेशन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वायु के तापमान की ठंडा होने की मात्रा, हवा का जो आयतन है वॉल्यूम वो, इसके साथ साथ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो संघनन कम होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो संघनन बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सीधा संबंध तापमान से है। जब तापमान बढ़ेगा तो वायु दबाव गिर जाएगा और जब तापमान कम होगा तो वायु दबाव बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से है आर्द्रता कि वायु के अंदर जलवाष्प कितने हैं, तो जलवाष्प ज़्यादा होंगे तो कंडेंसेशन जल्दी होगा, जलवाष्प कम होंगे तो कंडेंसेशन देर से होगा। अब बात करते हैं कि संघनन को किन किन कंडीशंस के अंदर हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी संघनन के दौरान कौन कौन सी परिस्थितियां बन सकती हैं। कि वायु का आयतन नियत हो, यानी वायु का जो वॉल्यूम है वो एक समान हो और तापमान औसांक तक गिर जाए, यानी वायु पूरी तरह से जलवाष्प से भर जाए तो संघनन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वायु का आयतन और तापमान
दोनों ही कम हो जाएं तो भी संघनन होगा। और तीसरा है कि वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प भर जाएं, यानी वायु का तापमान उतना ही रहे लेकिन वाष्पीकरण के कारण जल वाष्प उसमें और अधिक आ जाएं तो वो कैपेसिटी उसकी पूरी हो जाएगी और जल जो है संघनित होना शुरू हो जाएगा। फिर भी हवा के तापमान में कमी, यानी जैसे ही वायु का तापमान कम होगा तो संघनन जरूर होगा। ये सबसे आदर्श कंडीशन है कंडेंसेशन के लिए। संघनन के बाद क्या होगा? संघनन के बाद वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प है, जो आर्द्रता है, वो संघनित होकर एक बादल का रूप ले लेगी और वो अनेक रूपों में धरातल तक लौटती है। जैसे वो ओस हो सकती है यानी ड्यू हो सकती है, कोहरा यानी फॉग हो सकता है, तुषार फ्रॉस्ट हो सकती है और बादल के रूप में भी वो बन सकती है। स्थिति और तापमान के आधार पर हम जो संघनन है, कंडेंसेशन है, इसको कई रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला रूप है ओस यानी ड्यू। जब नमी धरातल के पास या धरातल से थोड़ा सा ऊपर संघनन केंद्रों पर संघनित हो जाती है और वो ठोस वस्तुओं जैसे कोई पत्थर, घास, गाड़ियों के शीशे, पेड़ की पत्तियां, इन पर संघनित हो जाती है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में डिपॉजिट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को ओस कहते हैं। ओस गिरने के लिए या ओस इन पेड़ पौधों की पत्तियों पर छाने के लिए कुछ दशाओं की जरूरत होती है, जिनमें साफ आसमान का होना, शांत वायु। जब वायु चलेगी तो ओस नहीं गिरेगी। वायु शांत होनी चाहिए, आसमान साफ होना चाहिए। आसमान साफ होगा तो वायु अधिक ऊंचाई तक जाएगी और वो फैलेगी तो उसका तापमान गिरेगा। इसी प्रकार से उच्च सापेक्ष आर्द्रता, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, यानी वायु संतृप्त होनी चाहिए और ठंडी तथा लंबी रातें हों, तो इन दशाओं में ओस अधिक गिरती है। ओस बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि ओसांक यानी ड्यू पॉइंट, वायु के अंदर संतृप्तता जमाव बिंदु से ऊपर होनी चाहिए, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से वायु का तापमान ऊंचा होना चाहिए। यदि जमाव बिंदु पर होगी तो फिर ओस गिरने की बजाय वो सीधा पाले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप पेड़ पौधों की पत्तियों पर ओस की स्थिति देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है तुषार, या जिसे हम पाला कहते हैं। ये इसको अंग्रेजी भाषा में फ्रॉस्ट कहा जाता है। अर्ली मॉर्निंग में विंटर सीजन में आपने शुष्क मिट्टी या कोई भी शुष्क पेड़ पौधों की पत्तियों को देखा होगा, जिसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ की चादर सी बिछ जाती है, जैसा आप चित्रों में देख सकते हैं। इसको ज्योग्राफिकल भाषा में तुषार या पाला कहते हैं। वास्तव में ये जमी हुई ओस होती है। जब वायु का तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला जाए, यानी जिस तापमान पर पानी जमना शुरू कर देता है, वैसे पानी जो है वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू कर देता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्ण रूप से जम जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो ओस की बूंदें हैं वो ठोस बर्फ के रवों का रूप धारण कर लेती हैं, जिसे हम पाला कहते हैं। पाला पेड़ पौधों के लिए, पत्तियों के लिए, फल सब्जियों के लिए हानिकारक होता है। इससे पेड़ पौधों की पत्तियां झुलस जाती हैं और वो खराब हो जाती हैं। तुषार बनने के लिए सारी दशाएं लगभग वही हैं जो ओस के लिए हैं। बस डिफरेंस क्या है कि वायु का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए, जबकि ओस गिरने के लिए यह तापमान जमाव बिंदु से ऊपर चाहिए था। तुषार में ये जमाव बिंदु से नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कोहरा, जिसे फॉग कहते हैं, और कुहासा या धुंध, जिसे मिस्ट कहते हैं। वास्तव में क्या होता है, जब बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प से भरी हुई वायु की सहिति का तापमान अचानक नीचे गिर जाए तो उसके अंदर जो संघनन प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। इस स्थिति में वायु के अंदर विद्यमान जलवाष्प वायु के अंदर ही संघनित होकर तैरने लग जाते हैं, और जब बहुत अधिक जलवाष्प वायु के अंदर तैरते हैं तो उससे दृश्यता कम हो जाती है, जिसे हम धरातल के नज़दीक का
बादल कह सकते हैं। दृश्यता के आधार पर ही कोहरे और कुहासे को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कभी कभी इन दोनों दशाओं के अंदर जो दृश्यता है वो काफ़ी कम हो जाती है और वो शून्य तक गिर जाती है। कभी कभी नगरीय क्षेत्रों के अंदर इस कंडीशन के अंदर जो कोहरा वाली दशाएं हैं इसमें धुआं शामिल हो जाता है, तो धुआं शामिल होने से ये दृश्यता और भी कम हो जाती है। इस स्थिति को हम धूमर कोहरा कहते हैं, यानी जब कोहरे में धुआं मिल जाए तो इस दशा को धूमर कोहरा स्मोग कहते हैं, यानी स्मोक प्लस फोग दोनों मिल जाएं तो ऐसी स्थिति को धूमर कोहरा कहते हैं। कोहरे के अंदर दृश्यता जो है लगभग 200 मीटर से कम होती है। 0 मीटर से 200 मीटर तक अगर दिखाई देता है तो वो फोग कहलाती है। और जब सुबह या शाम को दृश्यता लगभग 2 किलोमीटर तक हो, क्षितिज पर जलवाष्प हमें छाए नजर आए, तो ऐसी स्थिति को कुहासा या धुंध कहते हैं, मिस्ट कहा जाता है। यानी कोहरे के अंदर दृश्यता कम होती है, मिस्ट के अंदर दृश्यता थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दोनों में मूल डिफरेंस केवल दृश्यता का है, बाकी की सारी दशाएं लगभग समान हैं। साथ ही साथ दूसरी दशा क्या होती है कि जो मिस्ट है उसमें कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। साथ ही साथ कुहासा यानी मिस्ट पहाड़ों पर अधिक बनता है, क्योंकि ऊपर उठती हुई हवा ढलान के संपर्क में, जो पहाड़ी ढलान होती है उसके संपर्क में आने से ठंडी हो जाती है। कोहरे में कुहासे की अपेक्षा शुष्कता ड्राईनेस अधिक होती है। कोहरा वहाँ अधिक प्रबल होता है, यानी वहाँ अधिक छाता है जहाँ गर्म और ठंडे जल की धाराएं या गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं। कोहरा छोटे बादल की तरह होता है जिसके अंदर धूल कण, धुएं के कण और नमक के कण होते हैं, यानी इन्हीं आर्द्रता ग्राही केंद्रकों के चारों ओर संघनन की प्रक्रिया होती है।